हेलो एवरीवन। क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट को समझने से पहले हमें पदार्थ को समझना होगा कि पदार्थ किन पार्टिकल के द्वारा या किन कणों के द्वारा मिलकर बना हो सकता है। तो जो पदार्थ है या फिर हम उसको कहते हैं मैटर कैसे बनता है ये समझना ज़रूरी है। तो मैटर एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल के द्वारा बना होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो मैटर है उसमें एटम भी हो सकते हैं, उसमें आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो जो मैटर का निर्माण है या फिर पदार्थ का निर्माण है, पदार्थ एटम के द्वारा भी बना हो सकता है, आयन के द्वारा भी बना हो सकता है और मॉलिक्यूल के द्वारा भी बना हो सकता है। तो इन सभी एटम हो, आयन हो या फिर मॉलिक्यूल हो, इनके द्वारा पदार्थ का निर्माण होता है। एटम एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, इसके द्वारा जो पदार्थ बनते हैं उसमें कॉपर के द्वारा बना हुआ पदार्थ हो सकता है, सिल्वर के द्वारा प्योर सिल्वर के का पदार्थ हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है और मरकरी का हो सकता है। वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे आयन को लेते हैं। आयन में जैसे NaCl हो गया, CaCl हो गया, KCl हो गया। जैसे इसमें NaCl को देखें तो ये साधारण नमक जिसको हम यूज करते हैं, ये हमारा कॉमन सॉल्ट हो गया। तो कॉमन सॉल्ट में Na+ और Cl- के रूप में आयन होते हैं, जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। वैसे यहाँ पे सीजियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो इसमें आयन के द्वारा भी कोई पदार्थ बन सकता है। वैसे ही पदार्थ बनाने के लिए मॉलिक्यूल को भी ले सकते हैं। मॉलिक्यूल के द्वारा भी हम पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं या फिर मैटर का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें H2O, CO2 और NH3। तो ये तीनों एटम, आयन और मॉलिक्यूल के द्वारा हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ बना हो सकता है या बनाया जा सकता है। इसके बाद जो पदार्थ किन कणों जिन कणों से मिलकर बनता है उनके बीच कुछ एट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं, आकर्षण बल पाया जाता है। यानी जो एटम हो, कोई पदार्थ एटम के द्वारा मिलकर बना है या फिर आयन के द्वारा मिलकर बना है या फिर मॉलिक्यूल के द्वारा मिलकर बना है, तो वो किसी से भी मिलकर बना हो, उसके जो कण होंगे उनके बीच कुछ एट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल पाया जाता है। उन आकर्षण बल के आधार पर हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि किस में कितना आकर्षण बल पाया जाता है और उसके आधार पर इनका डिवीजन बनाएंगे। आकर्षण बल के आधार पर हम किसी भी पदार्थ को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी कि पदार्थ के कणों के बीच, ये पदार्थ के जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, उनके बीच 0 आकर्षण बल हो। दूसरे नंबर की कैटेगरी आती है कि यदि पदार्थ के कणों के बीच मॉडरेट आकर्षण बल हो। मॉडरेट का मतलब क्या है? बीच वाला। तो आकर्षण बल क्या हो? उतना हो जिससे कण आपस में बन सकें। और तीसरी कैटेगरी होती है आकर्षण बल वेरी हाई, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल हो। यदि कणों के बीच आकर्षण बल 0 है या फिर बहुत कम आकर्षण बल है, तो उसमें क्या होगा कि उन पार्टिकल के बीच में रैंडम मोशन होगा। रैंडम मोशन का अर्थ है कि वो स्वतंत्र रूप से, उसके कण स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे, स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। तो वो पार्टिकल देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है, इसमें ये सारे के सारे पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं। एक दिशा में इनकी गति नहीं है, कहीं भी ये गति कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है रैंडम मोशन का एग्जाम्पल, या फिर जिन पार्टिकल के बीच में क्या हो, 0 आकर्षण बल हो, तो उस स्थिति को या फिर उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? गैसियस स्टेट कहेंगे। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल होंगे उन पार्टिकल के बीच में क्या होगा? 0 अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उनके बीच रैंडम मोशन होगा। रैंडम मोशन का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र विचरण करेंगे वो। और इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, इसमें O2 का एग्जाम्पल है और N2 का एग्जाम्पल है। कोई भी गैस हो वो इसी कैटेगरी में आएगी, कोई भी गैस हो इसी कैटेगरी में आएगी। अगर हम उसको अट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर डिवाइड करें तो उसमें 0 अट्रैक्टिव फोर्स या 0 आकर्षण बल पाया जाता है।
इस सेकंड कैटेगरी में आकर्षण बल उतना होता है जितना कण आपस में बंधे हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कण आपस में उतने दूर भी नहीं है। इसमें जो रैंडम मोशन है जैसे इन वाले पार्टिकल में था, ऐसा रैंडम मोशन भी नहीं है। तो ये पार्टिकल हल्के फोर्स के कारण आपस में बंधे हैं और हम इसको कह सकते हैं, इस वाली स्टेट को कहते हैं हम लिक्विड स्टेट, जिसमें क्या होगा, फिक्स वॉल्यूम होगी, शेप चेंज हो जाएगा। फिक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक निश्चित आयतन होगा लेकिन उसका जो आकार हम बदल सकते हैं, शेप उसको उसके आकार को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेट कौन सी होगी, लिक्विड स्टेट। ये तीसरी कैटेगरी है जिसमें आकर्षण बल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण इसके जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। इनके बीच बहुत कम मात्रा में क्या होगा, गैप होगा। इन पार्टिकल में बहुत ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में क्या होगा, आकर्षण बल होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसको हम बांटेंगे सॉलिड की कैटेगरी में। इसका शेप, साइज एंड ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स होती है। शेप, साइज एंड ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, फिक्स होगी। आकार, इसका जो आकार होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, जैसे हम देख सकते हैं किसमें, सॉलिड में देख सकते हैं। तो एक बार फिर समझ लो कि हम आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी वो जिसमें जीरो आकर्षण बल हो, दूसरी कैटेगरी वो जिसमें बीच का या फिर मॉडरेट आकर्षण बल हो, और तीसरी कैटेगरी वो जिसमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो। तो इनको हम आकर्षण बल के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जिसमें जीरो आकर्षण बल है उसमें रैंडम मोशन होगा, स्वतंत्र विचरण होगा। हम इस अवस्था को कहते हैं गैसीय स्टेट। दूसरी अवस्था जिसमें मॉडरेट आकर्षण बल हो या फिर मध्यम आकर्षण बल हो, हम इस अवस्था को कह सकते हैं लिक्विड स्टेट। और जो तीसरी अवस्था है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा होती है पार्टिकल के बीच में, कणों के बीच में, जिससे वो आपस में जुड़ सकें, जिससे उनकी पैकिंग, उन मॉलिक्यूल की पैकिंग काफ़ी क्लोज हो, तो हम कह सकते हैं उसमें ये कौन सी स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट वाली कंडीशन आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चैप्टर में हमें न तो गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ना है, ना लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है। जैसे चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, तो हम सॉलिड अवस्था की विस्तृत जानकारी इस चैप्टर के द्वारा अर्जित करेंगे। तो पहले देखो, सॉलिड को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जो इसका दूसरा भाग है वो कहलाता है एमोर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। और तीसरा भाग है इसका सुपर कूल्ड लिक्विड। तीन भागों में इसको बांटा गया है, सुपर कूल्ड लिक्विड, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। सुपर कूल्ड लिक्विड को हम कुछ देर बाद जानेंगे कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड अवस्था होती क्या है, इसको सॉलिड में क्यों रखा गया है। लेकिन इससे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, जिसको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे, या फिर उसमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पहले जो इसमें दिया गया है, पहला इसमें देख लो ज्यामिति। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, तो इसमें क्या होगी, निश्चित ज्यामिति होती है। इसकी ज्यामिति क्या होगी, इनकी जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनकी ज्यामिति निश्चित होगी, एक निश्चित पैटर्न होगा उनमें, उनकी ज्यामिति क्या होगी, निश्चित होगी। अगर हम एमोर्फस सॉलिड की बात करें, एमोर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें क्या होती है, अनिश्चित ज्यामिति होती है। इसमें निश्चित ज्यामिति, इसमें अनिश्चित ज्यामिति। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, NaCl का एग्जाम्पल लें, तो Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस की ऐसी व्यवस्था, इसमें जो Na प्लस और Cl माइनस की व्यवस्था है एक निश्चित पैटर्न के आधार पर है। एक Na, उसके बाद Cl, एक Na, फिर उसके बाद Cl, फिर Na आयन, फिर Cl आयन,
ऐसी एक निश्चित व्यवस्था, निश्चित पैटर्न में क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था पाई जाती है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। दूसरी ओर अगर हम किसको देखें, एमॉर्फस सॉलिड को देखें, एमॉर्फस सॉलिड या फिर अक्रिस्टलीय ठोस को देखें, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। जहाँ यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल, कोई छोटे मॉलिक्यूल, कोई बड़े मॉलिक्यूल, इसमें अनिश्चित ज्यामिति पाई गई है। अनिश्चित ज्यामिति मतलब अनिश्चित पैटर्न, कोई निश्चित, कोई फिक्स स्थान नहीं है कि एक के बाद दो या फिर तीन या फिर पाँच आ सकते हैं। कितने भी मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, अलग अलग प्रकार से जुड़ सकते हैं, इसमें हम फिर आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस वाले को समझना जरूरी है कि इसमें एक निश्चित पैटर्न होता है, Na+, Cl-, Na+, उसके बाद Cl-, ऐसे देख लो, इसमें एक निश्चित पैटर्न बना है। यहाँ से भी अगर इसको देखें हम, Na+, 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 Cl-, 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 तो एक निश्चित पैटर्न बना है। ऐसा नहीं कि दो Na यहाँ पर आ गए और यहाँ पे एक Cl है, फिर यहाँ पे तीन Na आ गई, ऐसा नहीं। एंड जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे Na के मॉलिक्यूल हैं, उसके बाद Cl के मॉलिक्यूल हैं, फिर Na के मॉलिक्यूल, फिर Cl- के मॉलिक्यूल, तो वैसे ही Cl- और Na जो आयन है, उनका अरेंजमेंट एक निश्चित होता है, एक निश्चित पैटर्न पे होता है। तो इसमें कई एग्जाम्पल आ सकते हैं। वे सॉलिड जो क्रिस्टल रूप में बनते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ग्लूकोज क्रिस्टल हो गया, सुक्रोज का हो गया क्रिस्टल। तो जितने भी क्रिस्टल बनेंगे, उसमें जो इनकी ज्यामिति होगी, वो ज्यामिति बिल्कुल फिक्स होगी। अब दूसरा पॉइंट है इसमें गलनांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक और क्वथनांक फिक्स होता है और शार्प होता है। फिक्स एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आइस क्रिस्टल को देखें, तो आइस जो हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल के रूप में होता है, इसमें इसका जो गलनांक होगा वो फिक्स होगा। अगर वो क्या होगा, अगर हम किसी आइस को गर्म करें तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, तभी पिघलेगा जब टेम्परेचर उससे 0 से बढ़ जाएगा, अन्यथा वो नहीं पिघलेगा। तो इसमें एक फिक्स रहता है कि यहाँ पर पिघलेगा या फिर इसके बाद नहीं पिघलेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जबकि हम बात करें अक्रिस्टलीय सॉलिड की बात करें, अक्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होता है कि इनमें गलनांक और क्वथनांक एक रेंज में होता है। रेंज का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई वैल्यू दे रखी है कि 10 से और 20 के बीच में पिघलेगा या फिर 50 से और 60 के बीच में पिघलेगा। तो कोई टेम्परेचर अगर दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि हम फिक्स नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि ये इसके और इसके बीच में पिघल सकता है कहीं पर भी। तो एग्जाम्पल के तौर पे रबड़ को देखो या फिर प्लास्टिक को देखो। अगर इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगर हम हीट देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, नरम पड़ेगा। कोई फिक्स इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाला यहाँ पर पिघलना स्टार्ट हुआ या इस पॉइंट पे पिघलना स्टार्ट हुआ। इसका कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, नरम पड़ते हैं और सॉफ्ट पड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, जबकि क्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होता है, ये फिक्स होता है। क्रिस्टलीय सॉलिड में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विदलन का गुण। विदलन का मतलब होता है काटना या फिर तोड़ना, ठीक है। तो विदलन या क्लीवेज, जो इसमें विदलन का गुण पाया जाता है क्रिस्टलीय सॉलिड में। अगर हम इसमें क्या करते हैं कि इसको किसी धारदार वस्तु से काटते हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट विदलन पाया जाता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। तो अगर इसको हम किसी धारदार वस्तु से काटेंगे तो इसकी नई बनने वाली जो सतह होगी वो बिल्कुल सपाट और मुलायम होगी, जबकि इस वाले में एमॉर्फस सॉलिड में खुरदरी सतह पाई जाती है। मान लो कि तुम किसी क्रिस्टल को काट रहे हो, या फिर जैसे तुम्हारे पास कोई फिटगिरी है या फिर कोई कोई क्रिस्टल है, शुगर क्रिस्टल, उसको अगर तुम काट रहे हो किसी धारदार वस्तु से, जो नई बनने वाली सतह है वो क्या होगी, सपाट और मुलायम होगी। जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र जो क्रिस्टलीय सॉलिड में बनता है वो क्या बनेगा, इसमें
शीतलन वक्र क्रिस्टलीय सॉलिड में जो बनता है असतत वक्र बनता है। असतत वक्र का मतलब क्या है कि इसमें देख लो, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इसमें जो देख लो यहाँ पर 120 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि इस ग्राफ में -50 से और 120 डिग्री टेम्परेचर माना है। एक पानी का ही एग्जांपल देख लो कि अगर यहाँ पे पानी की अवस्था दिखाई गई है कि 120 डिग्री पे पानी क्या रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। यहाँ पे से पानी का टेम्परेचर 120 से डाउन हुआ, यहाँ पे 100 डिग्री पे पहुँचा। यहाँ से और यहाँ तक का टेम्परेचर यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे पहले ही क्या था, ये गैस था। यहाँ पे क्या हुआ, ये लिक्विड अवस्था में बदला। यहाँ पे लिक्विड अवस्था में यहाँ से स्टार्ट हुआ बदलना। जब ये यहाँ से 100 डिग्री पे पहुँचा तो इसका ग्राफ कैसा है, नीचे के लिए। लेकिन जब ये 100 डिग्री पे पहुँचा, इसके बाद इसका जो ये ग्राफ है, ये कौन, यहाँ पे देख लो ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, नियत हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब तक प्रत्येक गैस का मॉलिक्यूल, जो निकाय हमने ले रखा है उस निकाय में प्रत्येक गैस का मॉलिक्यूल जब तक पूर्ण रूप से लिक्विड अवस्था में नहीं बदलेगा, लिक्विड अवस्था में नहीं बदलेगा, तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एक सीधी लाइन में होगा, या फिर ये टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये गैसीय अवस्था होगी, इसकी एक फेज 1। अब इसको देख लो यहाँ पे दूसरी अवस्था। अब टेम्परेचर डाउन हुआ, 0 डिग्री से डाउन होकर के 100 डिग्री से डाउन होकर के अब यहाँ पे आ गया ये 0 डिग्री पे। टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री पे डाउन हुआ, इसके बाद फिर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब तक सारे के सारे जो लिक्विड अवस्था के जो मॉलिक्यूल हैं, या फिर जो लिक्विड अवस्था में जितने भी लिक्विड के कण हैं, जब तक वो पूरे के पूरे बर्फ में कन्वर्ट ना हो जाए या फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक उस समय तक ये टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे ये कैपिटल टी है, इसका मतलब है टेम्परेचर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नीचे की ओर घट रहा है। यहाँ पे टाइम है, टाइम यहाँ पे देख लो ये कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ पे दूसरी फेज भी यहाँ पे कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पे 0 से नीचे आएगा तभी आ पाएगा जब तक इस सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या ना हो जाए, बर्फ में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसमें ये शीतलन का कर्व जो बन रहा है, इसमें समझने वाली ये बात है कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, इसमें जो ये कर्व बन रहा है, इसमें जो ये ग्राफ बन रहा है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो यहाँ पे नीचे की ओर बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, यहाँ पे ग्राफ फिर नीचे बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर ऐसे ही इसमें क्या होता है, कर्व बनता है। इसमें लिखा गया है अवस्था परिवर्तन पर तापमान नियत होता है। देखो अवस्था परिवर्तन का मतलब यहाँ पे क्या है, गैस फेज से लिक्विड फेज में जब आएगा ये, तो तापमान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर लिक्विड फेज से फिर सॉलिड फेज में आ जाएगा तो तापमान क्या हो जाएगा इसका, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, बर्फ़ से पानी का बन रहा। अब यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता है ये ग्राफ, तो बर्फ़ से पानी भी तो बन सकता है, तो वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ या फिर असतत ग्राफ या फिर असतत वक्र बनता है। जबकि एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं है। एमोर्फस सॉलिड में जो ग्राफ बनेगा वो कॉन्टिन्यूस बनेगा, यहाँ पे कोई फेज़ नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है सीधे नीचे की ओर बन जाता है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कणों की व्यवस्था। जो क्रिस्टलीय सॉलिड रहते हैं उसमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो दीर्घप्रासी व्यवस्था कहलाती है। मतलब कणों की लंबी श्रृंखला, अगर आसान भाषा में समझे तो कणों की व्यवस्था क्या होगी, लंबी श्रृंखला में होगी, उसको हम कहेंगे दीर्घप्रासी व्यवस्था। जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, इसमें लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है देशिकता का पॉइंट। अब ये देशिकता समझने से पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा। जो अक्रिस्टलीय सॉलिड रहते हैं वो विषम देशिक प्रकृति के पाए जाते हैं। अब ये विषम देशीय प्रकृति होती क्या है, देख लो, ये NaCl का क्रिस्टल है। इस NaCl के क्रिस्टल में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन
का अरेंजमेंट वैसे ही किया गया है जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इसमें Na+Cl- Na+Cl- एक पैटर्न के रूप में दिखाई दे रहा है। अब ये देशिकता का इसमें देख लो, यहाँ पे देखो कि अगर हम इस पैटर्न के अनुसार इसको काटें, पहले इस वाले पैटर्न को देखो, अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं, इस वाले पैटर्न के अनुसार काटते हैं, बीच से सेंटर से काटेंगे, तो देखो पहले आ रहा है Cl आयन, फिर आ रहा है Na+ आयन, फिर Cl- आयन, फिर Na+ आयन, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-। तो ऐसे में देख लो, एक Cl, फिर एक Na, फिर एक Cl, एक Na, एक Cl, एक Na, ऐसे में ये अरेंजमेंट हो रहा है। जबकि इसको अगर दूसरे डायरेक्शन से काटें, अगर मैं इसको इस सॉलिड को ऐसे इस डायरेक्शन में काटता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl-, एक आयन Cl- यहाँ पर, दूसरा Cl- यहाँ पर, तीसरा Cl- यहाँ पर। जबकि अगर तीसरे टाइप में इसको काटें, तो इसमें क्या हो जाएगा, Na+, एक आयन ये, दूसरा Na+ आयन ये, और तीसरा Na+ आयन ये। तो अगर मैं तीन इसमें देखो, अगर मैं यहाँ सेंटर से काट रहा हूँ तो इसमें अलग अरेंजमेंट आ रहा है, अगर मैं इस Cl वाले से काट रहा हूँ तो इसमें अलग अरेंजमेंट आ रहा है। जबकि मैं सोडियम आयन की वहाँ से काटूँ इसको, तो इसमें एक अलग प्रकार का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें सारे के सारे आयन Na+ हैं, इस वाले में सारे के सारे आयन Cl-, और इसमें देखो सारे के सारे इसमें जो आयन आ रहे हैं वो एक Cl, एक Na, एक Cl, एक Na, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की अरेंजमेंट आ रहा है। अब यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो ठोस विषमदेशिक कहलाते हैं। देखो, इसमें जो इसके गुणधर्म होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, इसमें जो गुणधर्म होंगे बिल्कुल अलग होंगे, इस वाले में जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल अलग। तो जो भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे ये बात कर रहा है किस गुणधर्म की, भौतिक गुणधर्म की। भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अब ये भौतिक गुणधर्म जैसे थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, या फिर अपवर्तनांक की बात करें, या फिर कंडक्शन की बात करें, कुछ भी हो सकता है। भौतिक गुणधर्म ये क्या होंगे, इनके बिल्कुल अलग अलग होंगे। जबकि हम इसमें बात करें, ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं, ये होते हैं विषमदेशिक प्रकृति के, और ये होते हैं समदेशिक प्रकृति के। मतलब यहाँ पे कोई कोई वो नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसको जहाँ मर्जी वहाँ से काट सकते हैं। इसमें कुछ वैसा नहीं है कि इसमें इसको समदेशिक प्रकृति में इसीलिए इसको रखा गया है कि समान दिशाओं में काटने पर समान समान हर दिशाओं में एक ही जैसे गुण मिलेंगे, और एक ही जैसे भौतिक गुण हो या भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, इनके एक ही जैसे होंगे। लेकिन यहाँ पर अलग है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं वो विषमदेशीय प्रकृति के होते हैं, और क्रिस्टलीय सॉलिड विषमदेशीय प्रकृति के होते हैं, और अक्रिस्टलीय सॉलिड क्या होते हैं, समदेशी प्रकृति के होते हैं। जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो प्रकृति, जो नेचर कैसा होगा। जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं वो ठोस, वास्तविक ठोस होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हीरा ले लें, हीरे का क्रिस्टल, या फिर NaCl का क्रिस्टल, या फिर सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल, या फिर आइस क्रिस्टल क्रिस्टल तो ये क्या है, एक वास्तविक है, एक ट्रू सॉलिड है। जबकि अगर बात करें हम आभासी सॉलिड की, जैसे कांच, सिलिका ग्लास हो गया, चारकोल हो गया, तो ये क्या है, आभासी ठोस हैं। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लगते भले ही ठोस जैसे हैं, लगते वो ठोस जैसे हैं लेकिन होते नहीं ठोस, इसीलिए इनको कहा गया आभासी ठोस। जैसे कांच, कांच लगता सॉलिड है लेकिन वो वास्तविक सॉलिड नहीं होता है। वास्तविक सॉलिड क्रिस्टलीय सॉलिड को ही कहा जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड को नहीं कहा जाता है। आप इन सभी टॉपिक का आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।